लेकिन दो कारणों से मैं सफल नहीं हुआ। एक, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आग्रह रहा, और दूसरा, स्वामी के पिताजी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। 92, और मैं देख रहा था तो उनकी आयु शायद एट दैट टाइम वो 90 मोस्ट प्रॉब्ली, और दिल्ली में इतनी ठंड, और हम लोगों ने पहली बार इलेक्शन कैंपेन में एड एजेंसी का उपयोग करने का निर्णय किया था। वो हमारा पहली बार प्रयोग था। पहले तो अदरवाइज हम इन हाउस जो भी ठीक लगता था करते रहते थे, और तब इनके पिताजी इतनी मेहनत करते थे, इतनी एक एक चीज को बारीकाई से देखते थे, और मैं कह सकता हूं कि मुझे उसके कारण एक ही विषय को कितने तरीके से देखा जा सकता है, एक ही बात को कितने तरीके से बताई जा सकती है, जो नहीं है उसको भी कैसे दिखाया जा सकता है, गंजे को भी कंगा कैसे बेचा जा सकता है। वो मैंने बहुत बारीकाई से ऑब्जर्व किया था। मैं एक विषय लगातार कहता हूं, बहुत से विषय ऐसे हैं जिसमें हमारी अपनी खुद की कुछ समस्याएं हैं, और उसी कारण से हम ब्रांड इंडिया इस दुनिया के सामने ताकत के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। उसकी पहली शर्त होती है, आपको अपने में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप जिस विषय को लेकर के दुनिया के सामने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो, जिस विचार को लेकर के जा रहे हो, जिस पद्धति को लेकर के जा रहे हो, अगर उस पर आपका खुद का भरोसा नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते। 1200 साल के गुलामी के कालखंड के कारण हम लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि कोई गोरा व्यक्ति मिल जाए, 6 फुट ऊंचा कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई बड़ा तगड़ी अंग्रेजी बोल लेता हो, तो हम इसे सिकुड़ जाते हैं। उस गुलामी मानसिकता का परिणाम है कि हम आजादी के 60 साल के बाद भी हम उभर करके आए नहीं। इंडिया इन जनरल न ब्रांडिंग हो सकता है, न ही कोई वो रास्ता चुनेगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसका सिंबॉलिक वैल्यू होता है। हर चीज सिंबॉलिक वैल्यू से आगे बढ़ती है और एक प्रकार से वो डोर ओपनर बनती है, और सिंबॉलिक चीजों पर आपका क्या भरोसा है, किस प्रकार से आप जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैं मानता हूं कि आपको ऑरेटर तो बहुत मिलेंगे, ढेर सारे ऑरेटर मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया डायलॉग डिलीवरी करने वाले लोग मिल जाएंगे, आपको उत्तेजित करने वाला उनके हर एक शब्द में सामर्थ्य रहता होगा, लेकिन कम्युनिकेटर बहुत कम मिलते हैं, ऑरेटर बहुत मिलते हैं। और पिछली शताब्दी का इस विश्व का अगर ग्रेटेस्ट कोई कम्युनिकेटर था तो महात्मा गांधी थे।
अब ज्यादातर हम जो इस दुनिया में हैं, और आजकल शॉर्टकट का जमाना है, धैर्य बहुत कम है, जल्दी आगे बढ़ना है, और ज्यादातर लोग शॉर्टकट पर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाएं तो जहां ओवरब्रिज होता है वहां नीचे लिखा होता है। लोग क्या करते हैं, ऊपर नहीं जाते, नीचे कूद करके पटरी क्रॉस करते हैं। वहां लिखा होता है शॉर्ट टर्म विल कट यू शॉर्ट, वहां लिखा होता है। और जिस शॉर्टकट के कारण ज्यादातर लोग रास्ता चुनते हैं इंप्रेसिव मार्केटिंग का। अब हमें तय करना है कि हम इंप्रेसिव के रास्ते पर जाना चाहते हैं या इंस्पायरिंग के रास्ते में जाना चाहते हैं। जो इंस्पायरिंग के रास्ते पर जाएगा वो सस्टेन करेगा, जो इंप्रेसिव के पर जाएगा तो कोई नया ज्यादा इंप्रेशन वाला आएगा वो चढ़ जाएगा। ये सीधा सीधा बाजार का नियम है। और इसलिए गांधी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इंप्रेसिव कुछ नहीं था, लेकिन इंस्पायरिंग सब कुछ था। उनके रहन सहन, उनके कपड़े, और मजा देखिए कैसा कम्युनिकेटर था जाते थे। खुद अहिंसा की बात करते थे लेकिन हाथ में डंडा रखते थे। आज की कम्युनिकेशन वर्ल्ड इस कॉन्ट्रास्ट को नहीं पकड़ पाएगी। मैं नहीं जानता, आपको इस विषय के पता है। सोचेगा यार अहिंसा की बात करो, डंडा कैसे दिखाओ, लेकिन उन्होंने दिखाया। उस इंसान ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन सारी दुनिया गांधी टोपी पहनती है। क्या ताकत रही होगी साहब। उस समय इतना मीडिया वर्ल्ड नहीं था। एक बात एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचानी है तो कितना तकलीफ वाला था। मित्रों, अभी मैं यहां बोलूं, बाहर कमरे के बाद वही शब्द, वही स्पिरिट, वही स्ट्रेंथ के साथ कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा कहना कठिन है। उस युग में गांधी का शब्द विदाउट एनी डाइल्यूजन, विदाउट एनी डाइवर्जन आखिरी छोर तक पहुंचता था। मित्र, ऐसा कम्युनिकेटर की स्किल शायद ही मित्रों दुनिया में, लेकिन इस विषय पर ये मार्केटिंग की दुनिया के लोगों ने भी कोई किताब नहीं लिखी। तो ब्रांड इंडिया के लिए मेरा पहली प्रार्थना आप लोगों से ऐसी है कि एक छोटी कमेटी बनाइए और नेक्स्ट ईयर आपका जब सम्मेलन हो उस समय गांधी द ग्रेट कम्युनिकेटर रिसर्च करके किताब निकालिए। आप सबको वो इंस्पिरेशन देगी। और नहीं सिर्फ आपको, दुनिया की यूनिवर्सिटियों के लिए वो केस स्टडी बनना चाहिए, ऐसी वो किताब बनानी चाहिए। अगर ये हम करते हैं कि दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के लिए गांधी द ग्रेट कम्युनिकेटर एक बढ़िया बुक आती है, वो उस वहां के स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी का विषय बनता है, मतलब ब्रांडिंग हो गया। ये ब्रांडिंग का ये तो रास्ता होता है जी। ब्रांड कैसे करना, आप देखिए आज भी हम इस गुलामी की मानसिकता की हमारी अवस्था देखिए। कभी कभी हम तुलसीदास की बात करेंगे तो क्या कहते हैं, हमारे देश के शेक्सपियर, ऐसा बोलते हैं। सरदार पटेल की बात क्या करेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे देश के बिस्मिल्लाह। ये क्यों निकलता है, हमें अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो गुलामी की मानसिकता है। वरना दुनिया को बोलना चाहिए कि शेक्सपियर है ना, वो हमारे तुलसीदास है। ये निकलना चाहिए। बिस्मार्क ये हमारे देश के सरदार पटेल है, ये निकलना चाहिए। पर हम अपनी पहचान खो चुके हैं। अगर ब्रांड इंडिया की बात करनी है तो हमारी हर चीज पर उसके सामर्थ्य को हमें पहचानना पड़ेगा।
अगर हम हमारी शक्तियों को पहचानते हैं तो हमें तभी तो उसका मार्केट कर सकते हैं। अब देखिए, सारा विश्व मार्टिन लूथर किंग को जानता है, लेकिन क्या हम दावा कर सकते हैं कि दुनिया गांधी को उसी रूप में जानती है? जिस समय एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई, उसके बाद में नवजीवन प्रकाशन जो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, उनसे ऐसे ही मिलता रहता था, मुझे किताबों का शौक था। तो उन्होंने मुझे मजेदार बात बताई, गांधी फिल्म बनने के बाद हमारी पिछले 30 साल की जो पब्लिकेशन थे सब बिक गए, सारी किताबें चली गई, नई एडिशन छाप रहे हैं। मित्रों, एटनबरो ने एक काम किया, मैं आज भी समझता हूं, अगर हमने पिछले 50 साल में पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए अकेले गांधी को लेकर के चल पड़ते, अकेले गांधी, दुनिया के सामने इस महापुरुष को हम प्रस्तुत करते हैं, उनके वैल्यूज को प्रस्तुत करते हैं, जगत को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो आज ब्रांड इंडिया के लिए हमें कोशिश न करनी पड़ती। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कम्युनिकेशन वर्ल्ड के लोग, मार्केटिंग के लोग गांधी को ढूंढते ढूंढते हिंदुस्तान की धरती पर भटकते हो। लेकिन हम उस लहजे से, उस मूड में अपनी चीजों को भरोसा लेकर के नहीं कर पाते। मित्रों, आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा है। अब जब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि चीज आपकी बहुत जल्दी कैसे पहुंचती है, जब लोग किसी चीज की तलाश में हो, किसी चीज के इंतजार में हो, और तब जो चीज पहुंचे, उस रूप में पहुंचे, तो एकदम एक्सेप्टेबल हो जाती है। और ये मार्केटिंग का बड़ा सीधा साधा नियम होगा, मैं आपकी थियरी में तो जानता नहीं हूं, लेकिन मेरा रॉ विजन कहता है कि जब ये बाजार में जरूरत होती है, उस समय अगर आप पहुंचते हैं तो एकदम से आप टॉप पर पहुंच जाते हैं, आप बड़ी सरलता से एक्सेप्ट हो जाते हैं। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा है, चिंता भी कर रहा है, वो अपने तरीके से रास्ते खोल रहा है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में सबसे ज्यादा कौन हो हल्ला कर रहे हैं? वो समाज कर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और वो आज दुनिया में चैंपियन बन के ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के लीड कर रहे हैं, और वो उनकी ब्रांड इमेज बन रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, नोबेल प्राइज उन लोगों को मिल रहे हैं जो सचमुच में नॉट एज ए इंडिविजुअल, लेकिन एज ए सोसाइटी 200-300 साल से प्रकृति का सबसे ज्यादा जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है, वे आज लीडर बने बैठे। हम वो लोग हैं जिनकी प्रकृति में, हमारे संस्कारों में वो चीजें हैं जो अगर हम सिर्फ प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें, पॉपुलर करें, तो दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का ये रास्ता है। लेकिन हमारा अपने आप पर भरोसा नहीं है। मित्रों, गंगा तब तक मैली नहीं होती थी जब तक हमारे लिए गंगा मां थी। जिस दिन हमको पढ़ाया गया कि गंगा भी H2O है, हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। वो पानी पानी है, गंदा करने से हम ये जो अवस्था है, हमारे पूर्वजों ने नदी को मां कहा। पानी का मूल्य, नदी का महत्व है, उस जमाने में जो टर्मिनोलॉजी काम आती थी, उस टर्मिनोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया। पौधे को परमात्मा कहा, और उसके कारण कोई ट्री कटिंग नहीं करेगा,
उसको लगा हाँ भाई ये परमात्मा का रूप है। ये जो हमारे प्रकृति के साथ सब जीवन के संस्कार थे, लोग मजाक उड़ाते थे, कैसे लोग हैं पेड़ की पूजा कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं गाय की पूजा कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं नदी की पूजा रहे, ये तो बड़े बड़े विज्ञानों है 18वीं सेंचुरी के लोग हैं। और हमने भी इसको मान लिया और उसके कारण हम भी हमारी अपनी प्रकृति को नष्ट करने में लग गए। अगर आज विश्व क्या कर रहा है, यही कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करो। हमें ये विरासत में मिला था। गांधी के जीवन की एक बड़ी मजेदार घटना है। बाद में तो साबरमती सूख गई, लेकिन गांधी जब विदेश से आए और साबरमती आश्रम में रह रहे थे, और तब साबरमती नदी पूरी तरह पानी से भरी रहती थी उस जमाने में। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हमने जो पढ़ा। लेकिन उस समय साबरमती आश्रम में गांधी को कोई पानी देता था और ग्लास भर के देता था, तो कहते थे देखो भाई मुझे आधा ग्लास चाहिए, आधा वापस ले जाओ और फिर आधा ले आओ, पानी खराब नहीं कर रहा। नदी जा रही थी, पानी का कोई तकलीफ नहीं था, कोई मीटरिंग भी नहीं था, लेकिन गांधी बताते थे भाई मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रकृति का उपयोग करने का मुझे अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था मिल्किंग ऑफ नेचर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर, ये हमें नहीं सिखाया गया। इतना बड़ा विचार, इतनी बड़ी परंपरा, इतने बड़े संस्कार, और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या हम ब्रांड इंडिया के लिए दुनिया को आज ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, इन उपायों के माध्यम से वैज्ञानिक तौर तरीके से रख करके टर्मिनोलॉजी बदलनी पड़ेगी। युग बदल रहा है, परिभाषाएं बदलती हैं, सत्य नहीं बदलता है। हम उसको लेकर के चल सकते हैं क्या? अगर हम जाते हैं तो हम उस बात को पहुंचा सकते हैं। मैं तो आज आर्किटेक्चर की बात हो, हेरिटेज बिल्डिंग की बात हो, तो फ्रांस के नाम की चर्चा। लेकिन मान लो, कल्पना करो कि हिंदुस्तान अगर फ्रांस जितना ही छोटा देश होता, भूभाग उसका, और आज हिंदुस्तान में जितने हेरिटेज बिल्डिंग है वो उसी इलाके में होते हैं, तो मुझे बताइए हर तीसरे कदम पर हेरिटेज बिल्डिंग होता है नहीं होता? क्या हम विश्व में हमारे आर्किटेक्चर को लेकर के, हमारी उस परंपरा के लिए, हमारी उस विरासत के लिए हम दुनिया में हम ग्लोबली मार्केटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो टूरिज्म पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इससे बढ़िया कोई बात हो सकती थी क्या? लेकिन हमारे लिए वो एक इमारत है, किसी राजा महाराजा ने बनाई थी। मित्रों, दुनिया को इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। विश्व इन चीजों को जानने समझने की कोशिश करता है। आप कल्पना करिए, जिस देश के पास दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट हो, 5000 ईयर ओल्ड लोथल, जिस देश के पास दुनिया की सबसे पुरानी मानव जीवन की व्यवस्था हो, शहर हो, धोलावीरा, 5000 साल पुराना शहर, क्या कभी हमने, ये हमारी गौरव गाथा, हमारे पूर्वज कितने महान थे साहब उस समय। कभी आप धोलावीरा जाएं तो देखें, आज हम यहाँ कहते हैं साइनेज, बांद्रा जाने का रास्ता, ये अंधेरी जाने का रास्ता, साइनेज लिखते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 5000 ईयर्स बैक धोलावीरा में साइनेजिस थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय उस शहर में देश और दुनिया के लोग आते होंगे, तभी तो साइनेजिस रखने पड़े होंगे। अब ये विधा उनके अंदर थी। क्या हमने कभी हमारी इस विरासत को कभी दुनिया के सामने उस गर्व के साथ रखा? नहीं रखा। आज हम स्पोर्ट्स की चर्चा करते हैं। धोलावीरा में 5000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम है, 5000 ईयर ओल्ड। मतलब उस समय भी स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सोशल गैदरिंग, क्या कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। और अगर ये बात दुनिया के पास पहुंचे तो विश्व हमारी तरफ आकर्षित होने के लिए बोल भाई
तुरंत लगेगा अरे जिनका इतना भव्य भूतकाल है इतना इनका वर्तमान निकम्मा नहीं हो सकता। अब इसलिए हमारी विरासत पर, हमारे मूल्यों पर हमारा भरोसा होना चाहिए। अगर ये होगा, आप देखिए संगीत, तो आज अकेले संगीत को ही हम लेकर के विश्व में चले जाते हैं, उसी को एक सहारा बनाते हैं, तो हम दुनिया को क्या नहीं दे सकते। विश्व को पता भी नहीं है कि सुबह 5 बजे का संगीत भी अलग होता है और सूरज उगने के बाद का संगीत भी अलग होता है, भरी दोपहरी का संगीत भी अलग होता है और ढलकी रात का संगीत भी अलग होता है। ये कहां दुनिया ने सुना है, उसको पता तो चले। मैं ब्रांड इंडिया करना चाहता हूं तो मेरे इस पूर्वजों ने इतनी बड़ी विरासत दी है, मैं कभी ले गया नहीं। मैं तो आज विश्व नृत्य नाट्य दुनिया की पूरा विश्व के अंदर मित्रों सदियों से, यानी हमारे यहां राजा महाराजा थे और लड़ाइयां होती थी, तब भी मिलिट्री पावर से दुनिया नहीं चलती थी, इकोनॉमिक पावर से विश्व के रिलेशन नहीं बनते थे। इतिहास गवाह है विश्व के को जोड़ने की, विश्व के इस ताकत को स्ट्रेंथन करने का सबसे बड़ी ताकत थी तो सॉफ्ट पावर था। हम ही ने उस सॉफ्ट पावर को उपेक्षित कर दिया। पहले के जमाने आपने देखा 2 राजाओं के बीच झगड़ा होता था तो एक राजा दूसरे राजा को, एक बहन दूसरे राजा को राखी भेजती थी, ये सॉफ्ट पावर है। अब वो राखी भेजते ही ऐसा नाता बन जाता था कि दोनों राजा लड़ाई बंद कर देते थे। सॉफ्ट पावर के अपने तरीके हुआ करते थे। आज भी विश्व के अंदर मिलिट्री पावर, आर्थिक सत्ता का अपना मूल्य होने के बाद भी विश्व को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में हम जितने रीच हैं, दुनिया की कोई संस्कृति परंपरा सॉफ्ट पावर में इतनी रीच नहीं है जितने हम लोग रीच हैं। क्या नहीं है हमारे पास, हम दुनिया को इसको कैसे मार्केटिंग करें। हमारे संगीत का सामर्थ्य इतना है, हमारे संगीत की ताकत इतनी मित्रों। और मित्रों, इंसान संगीत से क्यों जुड़ता है, संगीत से अपना नाता क्यों बढ़ाता है। आपने भी संगीत के साथ बैठे होंगे। संगीत तो सिर्फ कान की व्यवस्था नहीं है, संगीत तो सिर्फ कान को परोसने वाला कोई खुराक नहीं है कि जिसको परोस दिया जाए। संगीत मन से जुड़ता है। और कभी आप देखिए 1 घंटा पश्चिम का संगीत जी भर करके ऊंची आवाज में सुनिए, फिर 1 घंटा रेस्ट कीजिए, फिर 1 घंटा हिंदुस्तान के किसी संगीत को एक रिदम से सुनिए। मैं दावे से कहता हूं मित्रों, पश्चिम का संगीत तन को डुलाता है, हिंदुस्तान का संगीत मन को डुलाता है। तन जो डुलाता है उसके संतोष की आयु बहुत कम होती है, मन को डुलाता है उसके संतोष का ड्यूरेशन दीर्घकालीन होता है, कभी कभी चिरंजीव होता है। मित्रों, समुद्र तट पर आने वाली आवाज और झरने के पास खड़े रह करके सुनी हुई आवाज, उसमें जितना फर्क होता है उतना पश्चिम के और हिंदुस्तान के संगीत का फर्क होता है। लेकिन क्या हमने ब्रांड किया? ये चीजें हैं, ये सॉफ्ट पावर का इतना साबित होता है। मित्रों, आज पूरी दुनिया को योग का पागलपन लगा हुआ है। आपको नाक पकड़ना आ जाए मित्रों, सांस लेना और छोड़ना आ जाए, आप रुपया कितना ही गिरता क्यों न हो, डॉलर आपके जेब में आ जाए। मित्रों, योग का इतना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा, यानी ग्लोबली शायद इससे बड़ा कोई मार्केट हमारे पास, मैं नहीं मानता हूं किसी, हमारी ज्ञान का इतना बड़ा मार्केट होगा जितना कि योग का है। लेकिन भारत सरकार को पूछा जाए
कि भाई इतना पॉपुलर है, आप सारी चीजें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इतनी कमेटियां बनाते हो, दीपक भाई जैसे कितनी मेहनत करते होंगे कि योग एक्सपोर्ट करो यार। सारी दुनिया आपका योग लेने के लिए तैयार है। मित्रों, जिस दुनिया ने हमने सांस लेना सिखाया, ये सामर्थ्य है, लेकिन हमने उसका ब्रांडिंग नहीं किया। मित्रों, आज होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरे विश्व के हर इंडिविजुअल इसके लिए तरस रहा है। दुनिया के लोग दवाई से ऊब चुके हैं। वे प्रिवेंटिव हेल्थ एंड होलिस्टिक हेल्थ, ये दुनिया के हर इंसान की अपनी मांग है, अपेक्षा है, आवश्यकता है। मतलब इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल है। क्या हमने ब्रांड इंडिया के अपने अल्टीमेट गोल को पार करने के लिए क्या कभी हमने हमारी परंपरागत होलिस्टिक हेल्थ केयर की चीजों को हाथ लगाया क्या? प्रिवेंटिव हेल्थ के हमारे रास्ते उसको तैयार किया क्या? ऐसा नहीं है कि विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, वो खरे उतरे। लेकिन अगर हम दुनिया में उसको कैसे ले जाएं? आप देखिए, हर्बल मेडिसिन ये हमारी बकौती है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने आयुर्वेद हमें दिया। पूरे विश्व में सबसे पहला ऑपरेशन हमारे यहां हुआ। मित्र, आज लोग कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, क्लोन के निर्माण की बात करते हैं। आप एक शरीर से, क्लोन के सिस्टम से दूसरा शरीर पैदा कर सकते हैं। मित्रों, महाभारत में कर्ण का जन्म यही तो जेनेटिक साइंस से हुआ था। कर्ण मां के पेट में पैदा नहीं हुआ था, जेनेटिक साइंस से पैदा हुआ। लेकिन हमें उस जेनेटिक साइंस पे भरोसा होता, और आज हम अगर दुनिया की बात दिखा देते हैं, हम ब्रांड इंडिया की बात करते हैं, तो एक सामर्थ्य के साथ हम जा सकते थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि आज विश्व को जो चीजें चाहिए, जिन चीजों की विश्व को तलाश है, वे सब हमारे पास मौजूद है। पर हमें हमारे पर भरोसा नहीं, हम पर अपना विश्वास नहीं है कि हमारी ये शक्ति हम दुनिया में जाकर के ले जा सकते हैं। पंडित नेहरू की सरकार के समय ये चर्चा चली देश में कि आयुर्वेद का मार्केटिंग कैसे किया जाए, आयुर्वेद की तरफ लोगों के रुझान कैसे बढ़ाई जाए। तब तो कोई ग्लोबल मार्केटिंग का बहुत सोच नहीं थी, क्योंकि समाजवादी का ऐसा भूत सवार था अपने देश में कि ये सब दिखता नहीं था। तो एक हाथी कमीशन बैठा था उस समय, जय शुक्लाल हाथी के नेतृत्व में कमीशन बैठा था। और 60 के दशक में वो कमीशन की रिपोर्ट आई। आज भी वो पढ़ने जैसे, हर मार्केटिंग वालों ने पढ़ने जैसे। हाथी कमीशन की रिपोर्ट है कि आयुर्वेद का बढ़ावा कैसे किया जाए, आयुर्वेद कैसे बढ़ जाए। हाथी कमीशन ने कहा है कि समस्या आयुर्वेद और दवाइयां और उपचार, रोग मुक्ति इसकी नहीं है, लोगों को इसमें कोई आशंका भी नहीं। तब तो वो हिंदुस्तान तक ही सीमित था। उन्होंने लिखा है कि अगर आयुर्वेद को हमने बढ़ाना है तो सबसे पहला काम है पैकेजिंग बदलो। मैं 60s के समय की बात कर रहा हूं। ये रिपोर्ट का पहला आग्रह पूर्वक एक जो सजेशन है वो ये है, क्योंकि लोगों को पुड़िया लेकर के जाना या पत्तियां लेकर के जाना, जहां जाए वहां उसको उबालना, फिर उसका काढ़ा करना और पीना, ये सामान्य मानवी नहीं करेगा। पैकेजिंग बदलोगे तो आयुर्वेद जाएगा। मित्रों, आज चाइना सारे विश्व में सबसे अधिक हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, चाइना। जबकि ये विरासत हमारी है। हम हर्बल मेडिसिन के एक्सपोर्ट में सबसे नीचे हैं। अगर हमने उसका ठीक से पैकेजिंग करते, ठीक से हम उसका वैल्यू एडिशन करते, ब्रांडिंग करते, और दुनिया के कई देश हैं जो उसको मेडिसिन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन एडिशनल फूड के रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं। उस रूप में अगर हम ले जाते हैं तो आज हम हर्बल मेडिसिन के माध्यम से जो होलिस्टिक हेल्थ केयर का जो मूड बना है दुनिया के अंदर, मार्केट वेट कर रहा है। योग होता तो प्रिवेंटिव मेडिसिन को लेकर के जाता। आज मित्रों, पूरे विश्व में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है। छोटी आयु के नौजवान आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं, पूरे विश्व की चिंता का विषय है।
ऐसे समय उसको बचाने के लिए कोई रास्ते हैं कि नहीं है? हमारे योग, प्राणायाम, धैर्य, पेशेंस, ये गुणों का विकास के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा शास्त्र दिया। व्यक्ति के भीतर की सारी विटंबनाओं से मुक्ति दिलाने का रास्ता हमारे पास मौजूद है। अगर हमने ब्रांड इंडिया किया होगा, और जरूरी नहीं है कि हर एक को ताजमहल बेचा जाता है, जिसको जो चाहिए वो देना पड़ता है, लेकिन हम ताजमहल से बाहर निकले ही नहीं। अगर आप देखिए मित्रों, आज पूरा विश्व वेजिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। मुझे एक घटना याद है, बड़ा मैं भी खुद सरप्राइज हुआ था। मैं प्रेसिडेंट क्लिंटन जब पहली बार चुनकर के आए, तो मैं उनके निमंत्रण पर एक कार्यक्रम के लिए यूएस गया। तो हमारा जो 3 वीक का कार्यक्रम था, वो शेड्यूल बना था। उसमें सीनियर बुश जो कि निवृत्त हुए थे, वो ह्यूस्टन में रहते थे, एक होटल में उनका मकान बन रहा था। तो उनसे भी हमारे डेलीगेशन की मीटिंग थी। तो हम जब गए तो थोड़े जल्दी पहुंच गए, क्योंकि हमारा ब्रांडिंग नहीं होने में हम कितने जिम्मेवार हैं। आप देखिए, हम अपने देश की इज्जत कैसे लुटाते हैं। किसी कार्यक्रम में लेट गए तो क्या बोलते हैं, यार इंडियन टाइम है ना, बोलने से बोल देते हैं, लेकिन हम हमारे देश की कितनी बेइज्जती करते हैं हमें मालूम नहीं। तब अगर एक नागरिक यही बोलेगा लेट आना मतलब इंडियन टाइम, और फिर हम कहेंगे ब्रांड इंडिया करना है, तो कैसे होगा? ये रिवर्स गाड़ी को हम आगे ले जा रहे हैं मित्रों। तो हम थोड़े 10 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, कहीं कोई ऐसा न सुना दे। तो हम गए, हमारा परिचय हुआ। उसके बाद हम अलग अलग राज्यों से लोग थे, कोई 10-12 लोग थे। मैं गुजराती हूँ, ऐसी बात हुई तो जो उनके सेक्रेटरी बैठे थे, वो खड़े होकर के मुझे गले लगाया। मैंने कहा, इतना पर तुम्हारा प्यार नहीं, मुझ पर कैसे आ गया? तो बोले, मैं वेजिटेरियन हूँ। और बोले, ह्यूस्टन में इतनी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट गुजरातियों ने चलाई है, और मैं बड़ा खुश हूँ। बोले, मैं वेजिटेरियन। इतना बड़ा गर्व से वो कह रहा था। मित्रों, पूरी दुनिया में वेजिटेरियन इसके प्रति एक रुझान बढ़ा है। क्या कभी हमने हमारा फूड फेस्टिवल दुनिया में किया? दुनिया को सिखाया कि हम ऐसे पकाते हैं, खाइए। मित्रों, आप लोग जापान जाएंगे तो जापान में हमारी करी बहुत पॉपुलर है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस के भाई, उन्होंने जापान में करी को इंट्रोड्यूस किया था, सुभाष बाबू के भाई ने। आज जापान के जीवन का वो हिस्सा बन गया। और वो कहते थे इंडियन करी, वो घर में भी, जापान के घर में भी अगर करी परोसते हैं, इंडियन करी के नाम पर। मेरा कहने का तात्पर्य है मित्रों, अगर वेजिटेरियनिज्म ये दुनिया में पनप रहा है, हमारी वो बहुत बड़ी विरासत है, हमारी उसमें एक ताकत है। हम अगर उनकी रिक्वायरमेंट और हमारी ताकत, इन दोनों को मिला दें, तो सिर्फ खाना नहीं जाता है, हिंदुस्तान की पहचान जाती है। जब तक हमारी इन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे, आप देखिए, आज भी विश्व में जितने हम कभी बात करेंगे तो आइंस्टाइन की चर्चा करेंगे, नोबेल प्राइज विनर किसी के, हमारे देश के किसी नोबेल प्राइज विनर का हम नाम देते हैं? हम साहित्य की चर्चा करें, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम जुस्से के साथ रखते हैं क्या? नहीं। हम किसी विदेशी का नाम आ गया तो मित्रों, ब्रांड इंडिया करने के लिए पहले हमारे दिल और दिमाग में इंडिया भरना पड़ता है। हमारे हर बोलचाल में, शब्दों में, व्यवहार में, जब तक हम, जैसे वो क्रिकेट वाले एडवर्टाइज करते, यूज करते, कौन करते मुझे मालूम नहीं, वो कहते हैं मैं क्रिकेट जब खाता हूं, मैं क्रिकेट सोता हूं, ऐसी एडवर्टाइजिंग। मित्रों, क्रिकेट के लिए ठीक है, लेकिन हमने सोते बैठते उठते इंडिया 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 करने से मित्रों, मेरा बैकग्राउंड तो आरएसएस का है।
तो हम लोगों के संबंध में एक छवि बनी हुई है कि हम तो ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फैशन शो तो हम सोच ही नहीं सकते, आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट्स में सोच ही नहीं सकते। मैंने एक दिन फैशन शो ऑर्गेनाइज किया। मुझे मालूम था मुझे प्यार करने वाले लोग मेरे पर बड़े नाराज हो जाए, मुझे मालूम था, और मैंने उसको ऑर्गेनाइज तो किया, पोरबंदर में किया, और वो भी 2 अक्टूबर को किया। तो मैं जानता हूं क्या करने से तूफान खड़ा होता है। और मैंने हमारे यहाँ नीट और एनआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाय एंड लार्ज वहां के कैंपस में इंडिया दिखता ही नहीं है, पूरी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में ही होते हैं। वो सारे उनके रहन सहन, बैठना उठना सब ऐसा ही होता है। वो बड़ा कैंपस ही बड़े गजब के है। हमने वहां के बच्चों को चुना, हमने कहा फैशन शो में रैंप पर आप लोगों ने, वो तो उनको तो पसंद है सब, वो दुनिया है। और हमने वैष्णव भजन का गीत बैकग्राउंड में, खादी के कॉस्ट्यूम्स, और नीट और एनआईटी के बच्चे, पोरबंदर की धरती, गांधी का जन्मदिन, और ऑडियंस में विनोबा भावे के शिष्य, नाम मैं अभी भूल गया, बालजी को बुलाया था मैंने चीफ गेस्ट के नाते। वो खुद तो गांधी की तरह लंगोटी पहनते थे। मैं कही मित्रों, मैंने खादी का मार्केटिंग बिल्कुल आधुनिक स्वरूप में उस समय किया था, मैं 8-9 साल पहले की बात है। और बालजी ने मुझे कहा, नरेंद्र भाई हम लोग खादी करते रहे, आपने बस इन बच्चों को जिस तरह, अब हम भी ऐसा सोचेंगे। मित्रों, मैं फैशन शो की सोच नहीं सकता हूं, मैंने उस काम को आधुनिक स्वरूप में रखा, खादी का मार्केटिंग करने की कोशिश की, और आज धीरे धीरे, आज भी मैंने कल टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था खादी बोर्ड के चेयरमैन का, वो दिल्ली के अंदर इस 2 अक्टूबर को कुछ करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, आज विश्व केमिकल फ्री कॉटन को सिलेक्ट कर रहा है। नेचुरल ग्रोन कलर वाला कॉटन उसको चाहिए, केमिकल वाला कलर नहीं चाहिए। हमारी खादी में वो ताकत है। मित्रों, खादी से गरीब को रोजी मिलती है, लेकिन हमने खादी को राजनेताओं के घर तक, चुनाव तक सीमित कर दिया। मित्रों, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इन चीजों का पूरी समझ है कि हम खादी को अगर ग्लोबल मार्केट बना देते, कितने गरीबों के घर में चूल्हा जलता, और जो होलिस्टिक लाइफस्टाइल को पसंद करने वाले लोग हैं, वो दुनिया में गर्व से कहते हैं कि मेरे पास ये खादी है जिसमें मशीन का उपयोग नहीं हुआ है, जिसमें केमिकल्स का उपयोग नहीं हुआ है, और वो 10 रुपये की जगह पे $10 लेने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखिए, हमारे देश में आज भी 40% किसान ऐसे होंगे, मेरे पास कोई एग्जैक्ट सर्वे नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं बताता हूं, 40%, मान लो चलो 40 नहीं 10% किसान ऐसे होंगे जिन्होंने बेचारों ने अपनी खेती में केमिकल का नामो निशान नहीं सुना होगा, पेस्टिसाइड्स का नामो निशान, वो पूरी तरह परंपरागत नेचुरल पद्धति से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते होंगे। परंपरा के बाद ऑर्गेनिक क्या होता है उसको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उसने जिंदगी में और चीज देखी नहीं है। हमें पता नहीं है हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां होगा। मित्रों, आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खाद्य चीजों का इतना बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। आपके यहां मुंबई में भी अगर आपको कहे, दूध बेचने वाला ये कहे कि गाय का है, आपके पास कोई टेस्टिंग मशीन नहीं है, लेकिन 1 रुपए ज्यादा मांगे तो देते हो नहीं देते हो, क्योंकि दिमाग में भरा पड़ा है कि गाय का दूध अच्छा होता है। क्यों? उस जमाने में किसी ने ब्रांडिंग किया होगा, अभी भी वो चल रहा है, इतनी ताकत है। आज दुनिया में ऑर्गेनिक खाद्य के लिए इतना पागलपन है। हमारा देश परंपरागत रूप से ऑर्गेनाइजिंग फार्मिंग के
से जुड़ा हुआ है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर ये बाद में आया है, लेकिन हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है, ऑथोराइजेशन की व्यवस्था नहीं है। अब जब ऑथोराइज नहीं करते हैं, आप सर्टिफाइड नहीं करते हो, तो दुनिया में मार्केट बनता नहीं है। मित्रों, आज हमारा किसान जिस चीज से 1 रुपया कमाता है, अगर वो ऑर्गेनिक के लेबल के साथ, ब्रांडिंग के साथ जाए, वो $1 कमा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यावसायिक जीवन की दृष्टि से, जीवन के मूल्यों की दृष्टि से हम इन चीजों को एक बहुत बड़े फलक पर देख सकते हैं और ब्रांड इंडिया का हमारा सपना उसी तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। मित्रों, मैं नहीं जानता हूं, आप बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन ऐसे हल्की फुल्की बातें करने का मुझे अवसर मिल गया। मैं मानता हूं हिंदुस्तान के प्रति स्वाभिमान के भाव के साथ। आप देखिए, मैं एक छोटा विषय किरण जी को देखा मित्रों, हमारा देश फिल्म इंडस्ट्री का 100 ईयर मना रहा। मैं हैरान हूं मित्रों, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री, लाखों करोड़ों को रोजगार देने वाला इंडस्ट्री, वैविध्यता से भरा हुआ इंडस्ट्री, लेकिन हम ग्लोबल मार्केटिंग करने का मौका छूट गया। और वो लोग जो सचमुच में इस विषय के मास्टर हैं, वहां बैठे हुए, यही उनका पेशा है, उनके ब्लड में वही चीजें पड़ी है, लेकिन वो मौका चूक गए। मित्रों, अगर मेरे पास ये अवसर होता तो मैंने 100 साल के हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया में ऐसे पहुंचा दिया होता। फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से मैं इंडिया ब्रांड कर देता। आप लोग डरना मत, मैं इस देश में आने वाला नहीं हूं। मैं इस दुनिया में आने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा जी के साथ मैं काम करता हूं, क्योंकि वो हमारा टूरिज्म की ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो घंटों तक उनसे मुझे बहस करने का कभी कभी अवसर मिलता है, कभी सुनील के साथ सर खपाता रहता हूं। लेकिन मित्रों, मैं मानता हूं हम दुनिया को इंप्रेस करने के सपने छोड़े, हम दुनिया को इंस्पायर करने के सपने लेकर के चले। हम अगर एक बार दुनिया को इंस्पायर करते हैं तो दुनिया कोई इंप्रेस नहीं कर सकती है, और इसलिए हम उस रास्ते को लेकर के चले। इंडिया ब्रांड करना चाहिए, और ये हम लोगों का सबका इरादा होना चाहिए। ये हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।